नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बंगाल में योगी योगी, क्या तभी ममता बनर्जी के बोल बिगड़ गए और क्या तभी उन्होंने भोगी कह दिया? वोट का सवाल, ममता को चाहिए सिर्फ क्या मौलाना का साथ, क्योंकि आज उन मौलानाओं से मिलती नजर आई, दंगाइयों की बात करती नजर नहीं आई। लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर पहले दिन की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह के स्टे से इनकार किया है। उधर बंगाल में हिंसा पर लाचार ममता बनर्जी को यूपी के सीएम योगी ने दंगाइयों का इलाज वाला मॉडल बता दिया तो ममता बनर्जी आपा खो बैठी। उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान दिया, उन्हें भोगी कह दिया। दंगाइयों के शर्त या इलाज यानी डंडा वाले योगी के बयान का करंट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी लगा और सीएम योगी पर अखिलेश यादव के बोल भी बिगड़ गए। सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्या यूपी टू बंगाल योगी योगी हो रहा और उसकी कोई काट नहीं? क्या इसलिए? सवाल यह भी है कि चुनाव के दौर में क्या यह सिर्फ मुस्लिम वोटों की रेस है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ जीरो को अंडा बोलते हैं। वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई और बंगाल के हिंसा की आग में जलने के बीच बयानों के तीर बहुत ज्यादा तीखे हो चले। दंगाइयों को लातों का भूत बताने और उनका डंडे वाले मॉडल से इलाज करने की सीख देने के बाद योगी आज 2 कदम और आगे बढ़ गए। योगी ने 2 टूक कह दिया कि देश बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत के हिसाब से। योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें शरीयत चाहिए वो शरीयत से चलने वाले देश चले जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। योगी संविधान की दुहाई दे रहे, शरीयत से देश नहीं चलने देंगे का प्रण ले रहे, दंगाइयों को लातों का भूत बताकर उनके इलाज के लिए डंडे वाले मॉडल का आईना दिखा रहे तो दीदी बौखला गए। सीएम योगी को लेकर उनकी जुबान बिगड़ गई। तुष्टीकरण की रेस में दौड़ रही ममता बनर्जी ने योगी को सबसे बड़ा भोगी बता दिया। योगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। सोचिए, सुलग रहे बंगाल को बचाने की बजाय ममता एक और मौलानाओं से मिल रही, उन्हें भरोसा दे रही कि वो उनके साथ है। लेकिन वहीं हिंदुत्व की बात करने वाले और यूपी में डंडे के बल पर कानून का इकबाल बुलंद करने वाले योगी को लेकर उनके मन में कितना जहर है कि उन्हें भोगी तक कह रहे। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने इन सबके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बता दिया। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बड़ा संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? दीदी का गुस्सा सिर्फ योगी अमित शाह पर नहीं दिखा, दंगे की तस्वीरों को दिखाकर सवाल करने वाली मीडिया भी उनके निशाने पर रही। उन्होंने मीडिया पर ही बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। छुपा मुस्तफ रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है,
कोई राजस्थान का है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं, शर्म होना चाहिए। बंगाल में गाड़ियां, एम्बुलेंस जलाई गई, पुलिस वाले घायल हुए, लोगों की जानें गई, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये सब दिखाकर मीडिया ने सवाल किया तो ममता बनर्जी उसे विलेन साबित करने पर तुली है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि उनके राज में ये सब कैसे हो गया, कैसे दंगाइयों को इतनी छूट मिल गई कि वो सरेआम सड़क पर तांडव करें। दीदी के पास इस बात का जवाब नहीं कि क्यों हिंदू उनके राज में इतने असुरक्षित हो गए कि उन्हें खास इलाके से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। दीदी मौलानाओं के बीच थी, योगी को भोगी और बंगाल में माहौल बिगड़ने के लिए अमित शाह को जिम्मेदार बता चुकी थी। अब बारी पीएम मोदी की थी, लिहाजा उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरी और मोदी को जवाब देने के लिए मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कर दी। कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। सीएम ममता मोदी योगी को चैलेंज कर रही। इस बीच बंगाल में हिंसा से प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट माहौल को विभत्स बता रही। लोग कह रहे हैं उन्हें अब ममता सरकार पर भरोसा नहीं। शांति के लिए हम यहाँ पर एक परमानेंट कैंप चाहिए और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हमको दिन भर में काट के वो फेंक देगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 दिन 20 दिन फोर्स रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो वो लोग आएंगे ना, फिर हमको अटैक करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर परमानेंट कैंप चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए। और क्यों लोगों का विश्वास यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उठ गया? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सिर्फ 1, 2 या 3 घर की बात नहीं है। ये यहाँ पर धुलियान के अंदर लगभग सारे हिंदू परिवारों की स्थिति है, जहाँ पे तोड़फोड़ मची है, जहाँ पर घर में आग लगा दी गई है। अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें न पैसा चाहिए, हमें न रिसोर्स चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस की परमानेंट कैंप, ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सके। सोचिए, जब किसी राज्य में लोग ये कहने लगे कि उन्हें सीएम पर भरोसा नहीं, तो हालात कितने मुश्किल भरे होंगे। इन सबके बीच बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। दंगाइयों के लिए डंडे वाले इलाज की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुमेंदु अधिकारी तो सीएम योगी से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत बंगाल आना चाहिए। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो क्या बंगाल में योगी मॉडल की गूंज ममता सरकार को आने वाले साल में चुनावी खतरे का संकेत दे रही? दंगाइयों के लिए डंडे से इलाज वाले मॉडल की मांग दीदी के वोट बैंक के लिए क्या खतरा है? दीदी कह रही कि 1 साल शांत रहे, उसके बाद दिल्ली सरकार बदलेगी, तब वो सारे कानून बदल देंगी। सवाल है, 1 साल में तो बंगाल में चुनाव है, दिल्ली का तो 4 साल बाद। तो क्या ये सिर्फ बंगाल में अगले साल चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? इसीलिए दंगाइयों को तांडव मचाने दिया गया, वक्फ को लागू नहीं करने की बरगलाने वाली दलील दी गई और अब योगी को भोगी बताकर सीधे मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करने का खेल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, रवि ओझा टीएमसी के नेता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि ओझा आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। हिंदू घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, हिंदुओं के घर जला दिए जाए, और अगर कोई हिंदुओं की बात करे, दंगाइयों की बात, डंडे से इलाज की बात कहे, तो आप कहेंगे योगी नहीं भोगी है क्योंकि योगी से दिक्कत है। मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकारिएगा। सबसे पहले बात कह दूं कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है, निराशाजनक है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इस एक मुद्दे को केवल सत्ता परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी निंदाजनक है और निराशाजनक है। क्यों? हमारी सरकार इसको लेकर के प्रतिज्ञाबद्ध है, कदम उठाए जा रहे हैं। कल भी आपने अगर वीडियो देखा होगा तो पुलिस मुस्तैदी के साथ जो भी उपद्रवी इस तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घसीट करके खदेड़ा जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। और रही बात योगी जी की, जो आपने की, योगी जी को अगर भोगी कहा गया तो इसके पीछे का कारण एक ये है कि योगी जी केवल सत्ता के लिए आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का मेला रचा गया, उसके बाद में उसमें जो घटनाएं घटी, वहां इतने सारे लोग मारे गए, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने उसके ऊपर में एक सवाल उठाया हो। और जितने लोग मारे गए, रवि ओझा जी, बंगाल आपसे संभल नहीं रहा।
नहीं सुनिए रवि भाई, बंगाल आपसे संभल नहीं रहा, 2 शहर आपसे संभल नहीं रहे, और कई शहरों जितनी महाकुंभ में जितनी भीड़ मच गई, आप चले उस पर बातचीत करने, वो भी बंगाल में बैठकर। कितनी बार आप प्रयागराज गए होंगे? साहब ऐसा है ना कि एक तरफा पिछली जो रिपोर्टिंग चल रही थी आपकी, वो रिपोर्टिंग में सुन रहा था। हाँ। तो जिस तरीके से एक तरफा बात आप किए जा रहे हैं, बंगाल हम ही से संभल रहा है। 2021 का विधानसभा चुनाव भी इसका जवाब दे चुका है। लोगों के घर जले, बसें जली, एम्बुलेंस जले, लोग मरे, एक तरफा है ये। कह दीजिए कि नहीं मरे, कह दीजिए कि पलायन नहीं हुआ, कह दीजिए कि सेंटर्स कैंप डिटेंशन नहीं बनाए गए। सुन लीजिए, मेरी अपनी बात मेरे मुंह में डाल करके मुझसे बुलवाने की अगर कोशिश कीजिएगा, कोई बात मुंह में नहीं डाल रहा, सवाल पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, घटना घटी है पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पे ये घटना घटी है। तो छोड़ दें इसके पश्चिम बंगाल को। नहीं घटी, नहीं एक घटना घटी, पहले और घटना, दंगा हिंसा आपके लिए सिर्फ एक घटना है रवि ओझा, लोग मर जाए इसके लिए आपके लिए सिर्फ एक घटना है, बसें एम्बुलेंस जल जाए ये आपके लिए सिर्फ एक घटना है। भड़काऊ भाषण कोलकाता में बैठकर एक मौलाना ये कहे कि मर गए तो शहीद नहीं तो गाजी कहलाएंगे, ये आपके लिए सिर्फ एक घटना है। कोलकाता में सड़कों पर कह दिया जाए कि खून बहा देंगे, आपके लिए सिर्फ एक घटना है रवि ओझा। खून बहा देंगे, लोगों ने कहा है सड़क पर, मरे थे, लोगों ने कहा है सड़क पर कि जरूरत पड़ी खून बहाएंगे, बच्चों को जेल भेज देंगे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वो एक छोटा सा तबका है। अच्छा, हर एक धर्म में, हर एक जात में, हर एक समाज में ऐसे दुष्कृति होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत से लोगों को उठा करके गिरफ्तार किया गया, सरकार अपना काम कर रही है। बहुत एहसान कर दिया। मुख्यमंत्री ने भी आज एक मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग बुला करके साफ कहा है कि वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत एहसान हो गया। एक बात का जवाब दीजिएगा कि क्या कुंभ में लोग नहीं मारे गए थे? तो बहुत एहसान कर दिया आपने। कुंभ में आपराधिक घटना हुई है, आपराधिक घटना हुई कुंभ में, और आपसे सवाल दंगे पर पूछ रहा हूं तो आप कुंभ की आड़ में जाकर छिप रहे हैं। मैं दोनों चीजों को जोड़ करके आपसे नहीं, क्यों दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं भाई? दोनों चीजों को पहले अपना स्टेट देख लीजिए, संभाल लीजिए कि पश्चिम बंगाल रवि ओझा आप कितनी बार प्रयागराज गए? लोगों के भीतर आप कितनी बार प्रयागराज गए हैं? कितनी बार कुंभ या महाकुंभ में आप सम्मिलित हुए? मुझे इसका जवाब दीजिए, कितनी बार सम्मिलित हुए? एक बार 29, सुन लीजिए जवाब ले लीजिए। 29 जनवरी को यह घटना घटी थी और 30 जनवरी को मैं यहां से कुंभ के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। कहिएगा, तस्वीरें साझा कर दूंगा। नहीं ठीक है, क्या देखा जमीन पर जाकर के वहां के लोगों से जो पता चला था, सरकार ने जिस तरीके से आंकड़े छुपाए थे, क्या देखा? भारतीय जनता पार्टी है, ये गिद्धों की सरकार है। अरे भाई आप, ये गिद्धों की सरकार है। अपने सरकार में, अपने राज्य में जो घटनाएं घटती हैं, अपने आप ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक, शिवम त्यागी आ जाइए, रिप्लाई करिए। ये कुंभ के आड़ में जाकर छिपेंगे, योगी को भोगी कहेंगे क्योंकि भाई भगवाधारी है इसलिए। देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता ने अपने आप ही बता दिया कि 8 तारीख को वहां पर जो है इस तरह की घटना घटी और 9 तारीख को इन्होंने खुद जाकर वहां स्नान कर लिया, यानी कि इतनी शांति हो गई थी। 8 अप्रैल से जो है हालात, स्थिति अभी तक खराब है, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए आप। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो आज ममता बनर्जी की विजिट पर, मतलब 8 तारीख को हुआ, 9 में आपने स्नान कर लिया था, 10 करोड़ लोग एक साथ जा रहे थे, उसके बाद बीच में नहीं बोला। नहीं 8 नहीं कहा था, 29 जनवरी को, 28-29 जनवरी की बात कर रहे थे। 28-29 जनवरी को विजिट किया आपने, अब आगे आइए, मैं 8 मुझे सुनाई दिया। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जिस तरह की स्थितियां बंगाल में हैं, आप एक चीज देख लीजिए। बीच में नहीं चिल्लाना है भाई, रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो रुक जाइए ना आप। एक चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज बंगाल में वक्फ के इमामों से मिली, ये बताता है कि हमारा खास तौर पर हिंदुओं का, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खास तौर पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, यह दिखाने के लिए काफी है। मरने वाले हिंदू, जलने वाले हिंदू, घर जलाए गए हिंदुओं के, इसके अलावा गाड़ियां जलाई गई हिंदुओं की, इसके अलावा एक पिता और पुत्र मरे हिंदुओं में से, इसके अलावा पलायन हुआ हिंदुओं का। और ममता बनर्जी कहां मिलने चली गई? मौलानाओं के पास। उनके पास मुअज्जिनों के मिलने का समय है, मौलानाओं से मिलने का समय है, सब लोगों से मिलने का समय है, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो दिक्कत में हैं, जो घर छोड़कर चले गए, जिनके घरों में घुसकर मारा जा रहा है, जिनके मॉल लूटे जा रहे हैं, जो अपने घर गांव में नहीं रह सकते, उनसे मिलने का समय ममता बनर्जी के पास नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि 2013 में जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो जो दंगे में अभियुक्त था मौलाना नजीर, उसको बुलाकर विशेष विमान से अखिलेश यादव जी अपने महल में मिले थे। सोच लीजिए, स्थिति इतनी भयावह है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप ये जो तमाम बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतनों को गिरफ्तार कर लिया, उतनों को पकड़ लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। सीसीटीवी ज्यादातर हर जगह होते हैं, निकालिए फोटो और लगा दीजिए, और जब लगा दोगे तो यह तय हो जाएगा कि जो भी
सीआरपीएफ पर हमला कर रहा है, पत्थर मार रहा है, पुलिस वालों पर पत्थर मार रहा है, प्रॉपर्टी लूट रहा है, उससे वसूल किया जाएगा। 2 दिन में अगर ठीक ना हो जाए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे की आवश्यकता है, लेकिन अपीलमेंट कर रहे हैं। 100 पकड़ लिए, 500 पकड़ लिए। अरे 2023 में कितने पकड़ लिए थे आपने भाई, जब रामनवमी में दंगा हुआ, उसका जांच एनआईए को करनी पड़ रही है। 2024 में कितने पकड़ लिए थे आपने, वो भी रामनवमी की जांच जो है आज भी एनआईए कर रहा है। आप पकड़ते ही तो नहीं है, पकड़ते तो ये हर साल दर साल दंगे क्यों होते? स्थितियां वहां खराब है। मैं मानता हूं कि जो बंगाल की सरकार है वो पूरे तरीके से अपीजमेंट पर आमादा है और वही कर रही है। नहीं, मैं आता हूं, सुनिए रवि भाई, आपको समय देता हूं। अरे सुनिए ना, आपको समय देता हूं रवि ओझा से कितने लोगों, अरे रवि ओझा सुनिए, अरे सुनिए भाई, आपको समय देता हूं। आज ममता बनर्जी मौलानाओं से मिली हैं, राकेश भाई कितने हिंदू पीड़ितों से मिली है, जरा उसकी कोई तस्वीर हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। आपको समय देता हूं सर, लेकिन उससे पहले आऊंगा। जगदीश जी रुक जाइए, तारिक खान जी अरे रुक जाइए सर, आता हूं। जिन नेताओं के कैसे बयान है उसके हिसाब से डिबेट में कब किसके पास जाए वो समय तय होता है। नहीं, बयान छोड़ दीजिए, इनके सांसद को देख लो, वो 5 स्टार में बैठकर चाय के चुस्कियां ले रहे, कह रहे वाह वाह क्या मौसम है। इसके अलावा इनके जो डेरेक ओब्रायन है उनको देख लो, वो शानदार मछली भात और न जाने क्या क्या तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। आपके घर में आग लगी हुई है, लोगों की जान चली गई है, स्थितियां इतनी खराब है, वोट नहीं चाहिए कि यूसुफ पठान? ठीक है। अरे रुक जाइए जगदीश जी, अब शुरू से ये कंप्लेन कोई ना करे कि किसको कितना समय दे रहा हूं, सबको बराबर और उस समय के जितना जरूरी होगा मिलेगा। तारिक खान जी आपकी, अरे रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, इसके बाद आता हूं, रुक जाइए ऐसे बीच में। तारिक भाई, योगी भगवा पहनते हैं दिक्कत, योगी संत नहीं तो दिक्कत, इस पर भी आपकी पार्टी के मुखिया ने सवाल उठाए। मठाधीश तक चले गए, आज एक और नया टर्म लेकर चले आए। मैं तो वो बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि नहीं अच्छा है टेलीविजन स्क्रीन पर बोलना, इतनी दिक्कत है। देखिए, बात बंगाल की हो रही है, ठीक। अभी कहा गया स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, तो मणिपुर में जो हो रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोई और, बिहार सरकार जिम्मेदार होगी, वहां तो आपकी कितने दिन सरकार थी, बहुत हिंसा हुई, कौन जिम्मेदार था? तो जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको घेरा जाता है। जहां गैर बीजेपी सरकार है, बीजेपी की जहां सरकार होती वहां कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब आप बता रहे हैं जो हिंसा हो रही है, हिंसा को धार्मिक रूप देने का काम लगातार किया जा रहा है। यहां पर हिंसा को तुरंत रोकने की जिम्मेदारी स्टेट की है, हम इस बात को मानते हैं और ममता सरकार को कड़े स्टेप, और वो स्टेप उठा भी रही है। हमने कहा है कि वो स्टेप उठा रही है, हम उनके साथ हैं। आप देखिए, लोगों को गिरफ्तार भी, अब लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? गोली मार दे। आप कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है। और यहां जो आपसे यूपी संभल नहीं रहा है, अभी आपने कहा बंगाल नहीं संभल रहा है, आपसे यूपी संभल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, कासगंज में बलात्कार हुआ, आपकी सरकार क्या कर रही है? कासगंज में और बनारस में गैंगरेप हुए तो बड़े गैंगरेप हुए, आपसे बड़ा यूपी संभल रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि वहां बंगाल की बात कर रहे हैं, आप भी फिर ना बात करिए। दूसरे लोगों को अगर बात करने का अधिकार नहीं है दूसरे आपने संभाल लिया तो आप भी मत बात करिए। आपने संभाल लिया, आज आपकी सरकार है, भूतकाल में चलिए, नहीं वो शिवम रिप्लाई करेंगे, तब तो गुजरात में चलिए। आपने संभाल लिया, अगर भूतकाल में चलना तो गुजरात चलिए, इसीलिए आपकी सरकार चली गई। तारिक खान, फिर 84 की भी बात करिए, आप नहीं संभाल पाए तो करिए ना 84 की बात, संभाल रहे हैं ना, दंगों की भी बात करिए, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं ना। गुजरात दंगों के पीछे जाकर क्यों छुपते हैं? अगर संभल में लोग मरते हैं, मुजफ्फरनगर की भी बात करिए, 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है। संभल में 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संभल में 5, वो भी भारतीय नागरिक थे। अगर बंगाल में, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में मतलब ये संभल वाला दर्द तारिक खान आपका निकलकर किसी डिबेट में आ जाता है भाई। ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो रही है तो नेपाल सरकार जिम्मेदार है, यूपी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुले आप गैंग रेप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपके क्या एक्शन है बताइए ना? 2 बड़े गैंग रेप हैं, मैं उठा रहा हूं ये मुद्दा, 2 बड़े गैंग। अच्छा ठीक है, कासगंज में बीजेपी नेता का नाम आया अखिलेश प्रताप सिंह। एक सेकंड और इन दोनों पे आप क्या बोलेंगे? आपसे यूपी संभला, यूपी की बात करते हैं, नहीं चलते बंगाल, यूपी की बात कर लीजिए, आपसे संभल गया। ये 2 बलात्कार गैंग रेप बड़े हुए, आपने कहा 0 टॉलरेंस है, क्या किया आपने बताइए? थैंक यू। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि वो भी मेरे बीच में ना बोले। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक मणिपुर की बात है, वहां पर कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन वहां दंगे जैसी स्थिति की जो बात है वो लगातार होता आ रहा है। वेस्ट बंगाल से कंपेयर कहां कर रहे हैं? वहां 2023 में दंगा, रामनवमी पर 2024 में दंगा, रामनवमी पर 2025 में वक्फ पर दंगा, 2015 से लिस्ट है और 2015 के बाद से लगातार हर बार दंगा है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? और मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में जो भी कोई इस तरह की स्थितियां करता है, हम तो जवाब तुरंत देते हैं भाई। जनता के सामने उनके चेहरे आते हैं और उन पर कार्रवाई होती है और
उस कार्रवाई में दिक्कत ये होती है कि जो लोग दंगा करने वाले होते हैं उनको अल्टा समाजवादी वाले 5-5 लाख रुपए जाकर देते हैं। संभल में जिन लोगों की जान गई, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, जिन्होंने हथियार चलाए, जिन्होंने पिस्टल चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्हीं को ले जाकर 5-5 लाख रुपए इन लोगों ने दिए। और अब आगे आता हूं, मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से राज्य सरकार का विषय है, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, दंगा होता है, 100 लोगों को पकड़ते हैं, छोड़ दिया, गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया। भाई ऐसे यूपी नहीं चल रहा। यूपी में आए दिन दंगे होते थे। अच्छा 10 सेकंड और दीजिए। असम में 34% मुसलमान हैं। वक्फ की वजह से किसी एक जगह दंगा हो तो बताइए, परसेंटेज के हिसाब से असम में सबसे ज्यादा मुसलमान है, एक दंगा नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, क्या कोई एक दंगा है क्या? फिर ये बंगाल में क्यों है? बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी करवा रही है दंगा। 30 सेकंड फिर मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास, और फिर बाकी लोग कह रहा हूं। आपने बहुत, योगी साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं बताता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गलत है, गलत है। नहीं तो ठीक है ना, और दंगा भड़काने के लिए आपको लगता है कि लातों के भूत बातों से मान जाएंगे? तो चलिए जो लोग हिंसा करने की बात कर रहे हैं, आपको ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि लातों के भूत बातों से मान जाते हैं? ठीक है, जो लोग हिंसा अखिलेश यादव साहब को मारने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप लात कहां जाकर छिप रहे हैं? क्यों नहीं छुपेंगे? हिंसा करने की जो बात कर रहे हैं उनको आप एक्सपोज करेंगे। और एक बात है, चलिए, किसने समर्थन किया? हम यूपी की बात समर्थन किया अखिलेश यादव के खिलाफ? ठीक है, जीरो टॉलरेंस है। गैंगरेप हुआ, ये अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप घर गिराएंगे, हर जगह घर गिराएंगे। जीरो टॉलरेंस है, हम तो कल घर गिराएंगे, चाहे कोई भी हो। नहीं, इनका कल घर गिराएंगे। मुसलमान है तो छोड़ दो, हिंदू है तो पकड़ लो, बीजेपी का कैमरा से मत लाइए, कोई भी हो। अरे तो कास्ट वाले का उसका घर गिराएंगे, कल कुछ भी हो, कल बुलडोजर जाएगा उसका घर। तो कहता हूं बिल्कुल अगर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा यहीं पर। ममता जी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए। अच्छा ममता दीदी का एक सवाल है क्या, बताइए। ममता दीदी से एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? ममता दीदी से कोई एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? बिल्कुल। कब पूछा? ममता, बताइए। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी है, हम भी कह रहे हैं जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने कोई सवाल नहीं पूछा? मणिपुर से सवाल पूछा था, हमने पूछा, हमने जवाब भी दिया, हमने संसद में भी जवाब दिया। जब मर गए तब भी आपने कुछ नहीं पूछा। आपके प्रधानमंत्री 20 सेकंड नहीं बोल सके। अखिलेश यादव जी से कहिए वो पूछे, ममता दीदी को एक बार कहे, फोन लगाएं कि हिंदुओं की जो स्थिति है दयनीय है, एक स्टेटमेंट दिलवाइए। ठीक है प्रियंका जी, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। किसी राज्य में, यूपी में या किसी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कुछ होता तो सवाल पूछे जाते, पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन बंगाल पर आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ सवाल पूछा क्या स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, जितना कुछ हो रहा है ना राकेश जी, ये सारा एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उम्र 75 प्लस हो गई है उनकी, रिटायरमेंट का है, उनको भी मार्गदर्शक मंडली में कहां 75 प्लस हो गया? एक मिनट प्रियंका जी, ये कहां 75 प्लस वाला कैलकुलेशन लेकर आ रहे हैं? उसमें घुस रहे हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडली में नहीं किसी की उम्र पर, फिर कोई किसी की उम्र पर चला जाएगा टॉपिक पर। अरे भाई राकेश जी, जितने नेता हुए 75 प्लस भेजा जाता है ना मार्गदर्शक मंडली में, इनका तो नियम है, आरएसएस से ही आता है। खैर, तो इसी चलते एक तरीके का कहते हैं ना खींचतान हो रहा है। योगी जी का इस तरीके का स्टेटमेंट्स देना, लगातार खुद को किसी तरह से मीडिया में बनाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि हमको पता है कि न मोदी जी योगी जी को पसंद करते हैं, न योगी जी मोदी जी को पसंद करते हैं। योगी जी खुद को एज अ पीएम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बना रहने का तरीका है। बाकी रही ये सारे जो दंगा फसाद की स्थितियां क्रिएट करवाई जा रही हैं, इसी साल बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए हिंदू मुसलमान करने की पूरी कवायद इनकी जारी है। लेकिन इनको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि मैं आरजेडी से हूं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन हूं। लालू जी ने कहा था कि जो भी मेरे सामने, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर मेरे राज्य में दंगा करने की कोशिश की, उसको लालू यादव रौंद देगा। हम रौंदने वालों में से हैं, हम लात का भूत, बात का भूत करने वाले में से नहीं है। तो ऐसे कोई भी लोग आएंगे जो बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए दंगा वंगा करवाने की कोशिश करेंगे, हम उसको वहीं पर रोकेंगे। रही बात बंगाल की, तो जो बंगाल में हो रहा है वो गलत है, और जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय है। नहीं प्रियंका जी, आप निंदनीय के अलावा कुछ और कह भी नहीं सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने अपने सोशल मीडिया पर कोई सवाल किया स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? स्टेट मशीनरी फेल हो गई, संविधान की धज्जियां उड़ गई। राकेश पांडे जी, आपको निंदनीय शब्द भी कम लग रहा है तो प्रधानमंत्री जी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? जब देश में, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया, बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई प्रियंका जी, बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई।
उन पर आप लोगों की जुबान नहीं खुली, क्योंकि बंगाल की महिलाएं नहीं, वो आपके वोट बैंकों को सूट नहीं करता है। प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री जी श्रीलंका और थाईलैंड में एंजॉयमेंट, ये तस्वीर देखिए प्रियंका जी, ये तस्वीर देखिए, महिलाएं अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी समेट कर शहर छोड़कर जा रही हैं। इन महिलाओं के लिए बोलेंगे आप? ये तस्वीर देखिए, अपने परिवार के साथ जा रही हैं। मुझे बताइए ना, जितना आपको बंगाल हिट करता है, जितना आपको बिहार हिट करता है, जितना आपको यूपी हिट करता है, मणिपुर क्यों नहीं हिट करता? नहीं, मुझे सब हिट करता है, मणिपुर भी हिट करता है, मुझे बंगाल भी हिट करता है, मुझे बिहार भी हिट करता है, मुझे यूपी भी हिट करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सिर्फ मणिपुर हिट करता है। प्रियंका जी, आपको ये बताइए, क्योंकि वहां पर ज्यादा सीटें नहीं है, ज्यादा आपको सांसद नहीं मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए उसका तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगता है। 10 सेकंड, यही वजह है ना। 10 सेकंड नहीं, बोलिए शिवम, 10 सेकंड, फिर मैं शुभ रास्ता के बाद। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये लालू प्रसाद यादव जी की उम्र 76 साल हो गई है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़िए और प्रियंका भारती को दीजिए। क्यों परिवार ही परिवार में चलता रहता है? मार्गदर्शक मंडल में आइए भाई। क्या ये मतलब 76 साल हो गए, कन्विक्ट भी हो गए, कुर्सी पे भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोर्ट ने सजा भी सुना दी, उनको ये भी कह दिया कि आपने चोरी की है, स्टैंप भी लगा दिया, फिर भी उसके बाद वो कुर्सी है कि हतर ही नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रियंका भारती को दो भाई। दलितों का पिछड़ों का सम्मान होना चाहिए। अध्यक्ष भी बेटे रहे, मतलब खुद अध्यक्ष रहेंगे, बेटे पार्टी चलाएंगे, बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या तरीका है? गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रियंका भारती को अध्यक्ष बनाइए भाई। पिछड़ों को अध्यक्ष बनाने का अधिकार है कि नहीं है? एक ही खानदान में रहेगी हमेशा अध्यक्ष की कुर्सी। उम्र हो गई है 76 साल उनकी, उनको जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। और ऊपर तो चोरी के आरोप दो गए। नहीं, अब चलाइए मत, अब चलाइए मत। जब चला रही थी तब मैंने बड़ी शांति से सुना था। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शुभ रास्ता ये तेजस्वी यादव, प्लीज आप इनको रोकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था लगातार। एक साथ तेजस्वी यादव ने कहा था मुसलमानों की तरफ अगर आंख उठाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव को कहिए कि आप कहे बंगाल पे कि अगर किसी ने हिंदुओं की तरफ आंख उठाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों का ही वोट चाहिए, मुसलमानों का ही वोट चाहिए, ठीक है, और तो कोई चाहिए ही नहीं। ठीक है, देश में रहना है तो सेक्युलर नहीं रहने दीजिए। हाँ, देश में रहना है तो देश में हिंदू भी है। रुकिए शिवम, रुकिए शिवम, प्लीज रुकिए शिवम, रुकिए, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए, उनकी बात रुकिए शिवम प्लीज। शुभ रास्ता, मेरा सवाल ये था, प्रियंका जी आता हूं, मैं आपको समय दूंगा, रुक जाइए प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। शुभ रास्ता, बाहर निकलिए, देश में रहना है तो सेक्युलर बन के रहना होगा। अरे तो सेक्युलरिज्म का मतलब थोड़े नहीं है कि ठीक है, अब रुक जाइए। शुभ रास्ता, तो क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हिंदू मारे जाए और जुबान सिल लो? देखिए, जिस तरीके से डिबेट हो रही है और जिस तरीके से रीजनल पार्टीज बिल्कुल खड़े ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। राकेश जी देखिए, हमें गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी प्रतिबद्धता है कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अगर विफल हो चुकी है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास साक्ष्य हैं कि परिवार पलायन कर चुके उस जगह से। उसको टेम्पोररी पलायन करके एक अलग रंग देने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल तो है ना कि लोगों ने पलायन किया, क्यों किया पलायन? पहली बात राकेश जी, जब ये कहा गया, ममता बनर्जी ने स्टेज पर भाषण दिया कि भाई वक्फ, हमारे यहाँ वक्फ कानून लागू नहीं होगा, तो फिर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट क्यों किया वेस्ट बंगाल में? उनको अपनी चीफ मिनिस्टर पर एतबार नहीं था? उनको नहीं लग रहा था कि ममता बनर्जी कर ले जाएंगी जो उन्होंने पॉलिटिकल वादे कर दिए चढ़ करके मंच पर? और अगर उनको एतबार नहीं था, इसका मतलब ममता बनर्जी आज अपने प्रदेश में मुसलमानों से डरी हुई हैं। इसकी वजह से जो भी वहां हो रहा, आंख बंद करके देखना उनकी मजबूरी है। आंख बंद ना भी करें, थोड़ा बहुत अगर एडमिनिस्ट्रेशन मूव कर भी रहा हो तो भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर बोलने के लिए टीएमसी के कोई भी नेता क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि स्टेट, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम नहीं कर सकते दंगाइयों के खिलाफ कोई हमला, कोई भी कार्यवाही। स्टेट गवर्नमेंट कंसीड कर देना, कह दे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए वहां पर। ये मानने में कि लॉ एंड ऑर्डर हम सभी सही तरीके से नहीं चला पा रहे, कौन सी तौहीन होने वाली है इसमें? अच्छा, बार बार खींच कर मणिपुर को लेकर के आया जाता है बिना संदर्भ को समझे हुए। तो अगर मैं आज आरजेडी की प्रवक्ता से पूछना शुरू करूं कि जब आपके ही नेता नीतीश बाबू के साथ सरकार चला रहे थे और अचानक से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया था, उस समय भी आपको उस समय आपका क्या कहना है उस समय की परिस्थिति के बारे में? और आज भी जिस तरीके से आरजेडी जहां जहां पे बहुल है, वहां पर जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उसकी रिपोर्ट ठीक है
ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन में है क्या? प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए। जगदीश जी ने नहीं बोला है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए, जगदीश जी ने नहीं बोला है, थोड़ा सा उनको बोलने, नहीं तो कहेंगे कि मैंने समय नहीं दिया, बेचारे नाराज हो जाएंगे। जगदीश भाई, मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछता हूं, बस ये कहता हूं हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदू मारे गए, सर उन पर बोलिए। आपको 1 मिनट का अनइंटरप्टेड समय देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चिंता जता दी पहले दिन की सुनवाई में कि क्या हो रहा है भाई बंगाल में, ये रोकिए हिंसा किसी भी कीमत पर, क्यों हो रहा है ऐसा। तो सर आप 1 मिनट बोलिए, जो अत्याचार हुआ है बंगाल में हिंदुओं पर, आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूं, बीच में कोई सवाल नहीं। धन्यवाद राकेश पांडे जी, जो आपको मेरी याद आई। मैं तो आज हिंदुओं की बात करूंगा। शुभम भाई ने शुरुआत करी है कि हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है। मैं तो हर बार बोलता हूं, कहां हिंदू नहीं मर रहा बताइए। जब से बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी के ठेकेदार आए, हिंदू ही तो मर रहा है। दिल्ली में हिंदू मर रहा है, यूपी में हिंदू मर रहा है, बंगाल में हिंदू मर रहा है। तो क्या फायदा इस बाहुबली सरकार का, बाहुबली प्रधानमंत्री का? भाई एक्शन क्यों नहीं लेते? किसने रोक रखा है क्या? जब मरने के बाद भी शोर मचा रहे हो तो मर तो हिंदू रहा है, इस बात को समझ लीजिए। अरे बंगाल पर बोलने के लिए मरता रहेगा, हिंदू का काम कोई यही है, प्लान भी करेगा, मरेगा भी। बंगाल पर बोलना है 1 मिनट, यूपी पर नहीं और दिल्ली पर नहीं। दूसरा नहीं, बंगाल पे बोल रहा हूं मैं हिंदू, मैं बंगाल नहीं, हिंदू पूरे भारत में भाई, इस बात को बंगाल के हिंदू पर बोल लीजिए राकेश भाई। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं? चले बंगाल पहुंच के बचाए हिंदुओं को। मैं कब उनका विरोध करूं? मैं तो समर्थन में हूं। क्यों हिंदू मर रहा है कहीं भी? राहुल गांधी कब जा रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कब जा रहा है? मणिपुर दौरा करने गए ना, आइए मणिपुर की बात कर लेता हूं। मणिपुर गए ना राहुल गांधी दौरा करने, कब जा रहे हैं मुर्शिदाबाद राहुल गांधी? आप मोदी से चिट्ठी ले लो, बीजेपी के प्रवक्ता की, मोदी से चिट्ठी ले लो, बीजेपी के प्रवक्ता की। सवाल दिया तो जवाब भी सुनो, जवाब देने दो मेरे भाई। उसको क्या नाम है, बीजेपी के प्रवक्ता, आप मत बोलो। तो सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ, अरे भाई बड़े जैसा काम भी करे भाई। जी लगाने मैं तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सम्मान करता हूं। राहुल जी लगाते हैं। शुभम भाई क्या बोल रहा हूँ, अपना भाई क्या बोल रहा हूँ। अरे हालात ऐसे कर दिए भाई, तुम जैसे राहुल जी लगाते हो ना, पूरा देश जानता। तुम तो जान ले लो राहुल जी। क्या कहते हैं बताइए राहुल जी को। दूसरी बात, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, कहते हैं राहुल जी को बताइए। मानते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बताइए। अरे भाई बीच में फिर बोले, थोड़ा सा समय आपकी जैसी भावना पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी आपको आंखों में खटा करे पहले दिन से। आपने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे भाई पहले मेरी सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। पहले मेरी सुन लीजिए, मुझे समय मिला है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बताइए कौन से मुख्यमंत्री की भाषा, कौन से साधु संत महात्मा की? अरे भाई तुम्हें तो खटक रहा है राहुल गांधी, पहले दिन से खटक रहा, तुम्हारा बस नहीं चल रहा। नहीं, राहुल गांधी के परिवार को खत्म कर दो, हालात गंभीर हो गए हैं। हिंदू की बात तो तुम बाद में करोगे। जिस इंसान ने परिवार के लिए देश दे दिया, परिवार के लिए बच्चे दे दिए, परिवार के लिए सब कुछ सौंप दिया, परिवार के लिए देश ही तो दे दिया। ये निकला सच्चाई, परिवार होना चाहिए। देश किसी को भी दे दो, चाइना को दे दो, पाकिस्तान को दे दो, किसी को दे दो। यही तो बात कह रहा हूं मैं। आप भी हमारे देश परिवार के लिए देश दे दिया इस परिवार ने, ठीक कह रहे हैं। परिवार के लोग हो, मेरे देश की संस्कृति है, पर आप कहां समझो? अरे जगदीश जी सुनिए ना, समझो। अरे जगदीश जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए भाई। 9 महीना 13 में थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। परिवार के लिए देश दे दिया, अब मैं बोल रहा हूं भाई, परिवार के लिए देश दे दिया। अब शिवम कह रहे हैं कि यही तो होता रहा है, यही तो हम कहते रहे कि परिवार के लिए देश दे दिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। मैं फिर सवाल रिपीट करता हूँ। नहीं, जगदीश जी मैं सवाल रिपीट करता हूँ। राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? राजीव गांधी ने राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं, जैसे मणिपुर गए थे? भाई चले जाएंगे। कब भाई? कब? महाकुंभ तो गए नहीं, जाएंगे। महाकुंभ तो गए नहीं, संपन्न हो गया, बता पा रहे आप? संपन्न हो गया, महाकुंभ गए नहीं। आपने मेरे शो में बैठकर चैलेंज किया था कि संपन्न होने से पहले जाएंगे। अब उसी तरीके से बंगाल भी नहीं जाएंगे, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ तो फिर जाएंगे। सीएम को भेजिए ना बंगाल। अरे मैं कह रहा हूँ सीएम को बंगाल भेजिए, राहुल गांधी तो हर जगह जाएंगे। सीएम को भेजिए बंगाल, उड़ रहा है मतलब मोदी जी जनता के बीच में जाएंगे। आज जगदीश भाई आपका कोई दूसरा एफएम पकड़ रखा हुआ है, जनता की बात करेंगे। आज कोई दूसरा रेडियो स्टेशन आपने पकड़ रखा है। सीएम को भेजना है, बताइए तो सही। राकेश पांडे जी, मैं कह रहा हूँ देश कहाँ जा रहा है, इस बात को समझ में नहीं आ रहा। देश यही है, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं अगले ट्रिप? ऑब्जेक्शन कर ये बताना पड़ेगा। आप हिंदुओं को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, गुरुद्वारे में आगे बढ़ता हूँ। प्रियंका जी को लाता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, रुक जाइए, हो गया जगदीश जी। प्रियंका जी जो आप कह रही थी कहिए। मैं फिर अपना पहला सवाल दोहराता हूँ क्योंकि जवाब नहीं मिला था। आपकी पार्टी के किस नेता ने कितना सवाल उठाया टीएमसी पर और जो कुछ हुआ है बंगाल में? और अगर नहीं तो फिर ये साथी हैं तो क्यों सवाल उठाए?
जब पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके आपको बोल रही है कि किसी तरह की हिंसा निंदनीय है, चाहे वो संभल में हो चाहे वो बंगाल में हो, आपको इसके आगे क्या सुनना है? मुझे ये जानना है। उसके अलावा तो आपकी पार्टी के सुप्रीमो नहीं कुछ बोलते हैं? अभी जो यहाँ पर देखिए, हमारी पार्टी के लिए अभी जरूरी ये है कि जिस बिहार को इन लोगों ने 20 साल में तबाह करके छोड़ दिया है, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, उसको हम ट्रैक पर कैसे लेकर के आए? पहले आबाद था, बिल्कुल बढ़िया था। उस समय में दलितों पिछड़ों का शासन काल था, बहुत बढ़िया था, इसीलिए इनको चुभता है। अब रही बात, सिर्फ बात कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे। आज की घटना बता रही हूं मैं। आज एक दलित को पेड़ से मार करके टांग दिया गया सीवान में। कल की घटना बता रही हूँ गोपालगंज में। हंसिए मत, बहुत ही गंभीर आवश्यकता नहीं है। आपके तेजस्वी यादव को मुसलमानों पर तो तुरंत जवान आ जाता है, प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था ना अभी 2 महीने पहले कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाई तो देख लेंगे, अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो अब बंगाल पर भी बोल दीजिए। ये तो ओवैसी वाली बात हो गई कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फलस्तीन पर चिल्ला चिल्ला कर हा हो करूंगा। जवाब देना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता। डाइवर्ट मत करिए, प्रवक्ता नहीं, तेजस्वी यादव से स्टेटमेंट चाहिए। जैसे मुसलमानों के ऊपर बोलते हो बढ़ चढ़कर, ऐसे ही बोलो। सीमा लगी हुई है, दोनों पास में है, क्यों सवाल नहीं निकल पाता भाई? प्रियंका जी एक सवाल तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वोट बैंक। शिवम एक मिनट, प्रियंका भारती मैं आपको समय दे रहा हूँ, प्रियंका भारती आपको समय दे रहा हूँ, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। आप बिहार में आपराधिक घटनाएं गिना रही हैं, लेकिन बंगाल में दंगा में कितने लोग मर गए आप ये गिना नहीं पा रही हैं। सुनिए अभी आप, जब मैं बात कर रही हूँ कि गोपालगंज में एक बच्ची को गाड़ी में खींच करके उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, ये भाजपा का आदमी हंस रहा है, आप प्रवक्ता बैठ कौन हंस रहा है भाई? कोई नहीं हंस रहा। ट्विटर पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आए बाएं साएं बोलना बंद कर दीजिए, नहीं चलेगा मेरे सामने। सीधा सवाल है, बंगाल पर एक सवाल नहीं, बंगाल पर एक जवाब नहीं, बंगाल पर एक बाइट नहीं, बंगाल पर एक स्टेटमेंट नहीं। अगर अभी मुसलमानों का विषय होता, अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है एक अलग हंगामा खड़ा करते। मैं रवि ओझा के पास जा रहा हूँ, रुकिए शिवम प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्रियंका जी, फिर मैं रवि ओझा आपके पास आ रहा हूँ। देना पड़ेगा जवाब, ऐसे नहीं बच के जा सकते। शिवम प्लीज 10 सेकंड। 24 घंटे मुस्लिम 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 मुस्लिम, शिवम भाई 10 सेकंड बोले। जनता सबक सिखाएगी, जनता इलेक्शन बिल्कुल सिखाएगी, जैसा सिखाया हुआ है आपको पिछले 20 साल से। होगा, हंसोगे। बस नहीं करने वाला, ट्विटर ब्राउनी नहीं बन पाएगा। ठीक है रवि ओझा जी, रवि ओझा पर भी रहा करिए, कभी रवि टॉपिक पर भी रहा करिए, हिम्मत नहीं है बोलने की। रवि ओझा, हिम्मत नहीं है। रवि ओझा मुख्यमंत्री ने जवाब दिलवाइए। प्लीज शिवम प्लीज शांत होंगे, शिवम प्लीज शांत होंगे, कोई बीच में नहीं। प्रियंका जी रुक जाइए। रवि ओझा जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 1 साल रुक जाइए, शांति रखिए, 1 साल में सरकार बदल जाएगी तो कानून बदल देंगे। दिल्ली में चुनाव है क्या 1 साल में? या बंगाल में चुनाव है 1 साल में? तो फिर इसका मतलब सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। साहब एक बात समझिएगा राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो एक निवेदन करूंगा आपसे। आप बहुत देर से जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके भीतर जितनी उत्तेजना नहीं है उससे ज्यादा उत्तेजित आप हो जा रहे हैं। हाँ तो उत्तेजित होऊंगा ना, मेरी उत्तेजना की चिंता आप मत करिए। उत्तेजित आपको होना चाहिए था रवि ओझा, सुन लीजिए ना, उत्तेजित होना चाहिए था कि बंगाल में लोग मर गए। पांडे जी जवाब ले लीजिए ना, तो धिक्कार है कि आपको उत्तेजना नहीं है। जवाब ले लीजिए ना, जब तीखे तीर आप छोड़ते हैं दूसरों पर तो खुद पर भी लीजिए। दूसरों को सबक मत दीजिए, आप बोलिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बातें कर रहे हैं, आप सुन लीजिए राकेश पांडे जी, सुन लीजिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल से जो भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आपको तुरंत उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है और आप सुनना चाहते हैं केवल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। एक शब्द है निंदनीय, सुन लीजिए, एक शब्द है निंदनीय। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि इस एक शब्द से आपको बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ निंदनीय। वर्तमान राजनीतिक पद्धति जिस जगह जा चुकी है 2014 के बाद में, जब इस देश में रेल घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो रेल मंत्री भी यही कहता है कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है, निराशाजनक है। कुंभ में जो घटना घटी, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, वहां भी उस सूबे का मुख्यमंत्री यही कहता है कि यह निराशाजनक है। पुलवामा में जो घटना घटी, जहां जितने देश के इतने सैनिक मारे गए, आज तक सीआईडी सीबीआई रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि उत्तरी रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, और निंदा का क्या करूं मैं, और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि निंदा का सिर्फ निंदा का क्या करूं मैं। आप अपना गठबंधन नहीं, शिवम रुक जाइए, एक्शन लिया शिवराज साहब यहाँ पर बैठकर गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है टेलीविजन चैनल पर डिबेट में कि भाई मैं आरजेडी कांग्रेस और सपा से ये चाह रहा हूं कि टीएमसी के खिलाफ बोले। तो भैया गठबंधन धर्म आप लोग निभाइए, मेरा कोई गठबंधन नहीं है, ना मेरा कोई गठबंधन को लेकर मेरा कोई धर्म है। शिवराज साहब
आपका गठबंधन यहाँ पे मैं बहुत शौक हूं यहाँ पर कि अगर बंगाल के कुछ परिवार या बंगाल की महिलाएं अपना घर, अपना भंसा घर, अपना किचन तोड़ करके पलायन कर रही हैं, तो इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप इस इशू को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं और इस पे पॉलिटिकल सर्टिफिकेट बांटने के लिए पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मतलब इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती है। और रही बात, मैं पीछे से टर मत बोलिए, आप लोग जितना जहां बोलना होता है वहां तो बोलते नहीं है, वहां से तो लोग उठ करके चले जा रहे हैं। प्लीज इनका फीडर डाउन कीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है रवि ओझा, सुन लीजिए। अगर ये टैगिंग मुझे दे रहे थे ना, तो वो टैगिंग अपने जेब में रखा करिए। के तहत लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है ना। राज्य नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए। मैं तो जानना चाहती हूँ कि बंगाल में जो प्रोटेस्ट हुए, मुसलमानों ने किस बात पे प्रोटेस्ट किया भाई? वक्त की एक प्रॉपर्टी कहीं से निकालने की बात नहीं है। अगर आपके पास लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है तो आप रखो ना भाई। इनलेजिटिमेट है तो क्यों सर पे चढ़ करके नाचेंगे? कोई भी जो नाचेगा वो उपद्रवी नहीं होगा, दंगाई नहीं होगा, तो उनको क्या बोला जाए? देशभक्त कहा जाए उनको? माला लेकर के स्वागत किया जाए? और यहाँ बैठ करके आरजेडी की प्रवक्ता भाषण दे रही है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे चंपा विश्वास का केस आप भूल गई होंगी मैडम प्रियंका, क्योंकि आप उस समय बहुत छोटी रही होंगी। चंपा विश्वास का केस पढ़ लीजिएगा, मुस्कुराइए मत। आपको तो बिल्कुल याद रखते को ज्ञान बखा रही थी कि मुस्कुराइए मत। आपको तो बिल्कुल याद रखते हुए गाली देने वाली आप ही थी ना। भरे मन में गाली देने वाली आप ही थी ना। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने वाली महिला भरे मन में गाली देती है। पत्नी आरजेडी के विधायक के द्वारा ऑर्डर पर बात करने वाली गाली देती है और वो महिला आज तक मिली नहीं। ऐसे बिहार के जंगल राज को कहा जाता है कि वहां दलितों का राज चल रहा है। अब रुक जाइए, 30 सेकंड तारिक खान आपको देता हूं। और मेरा सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में 25-26 आर्टिकल की बातचीत हुई, धार्मिक स्वतंत्रता के हक की बातचीत हुई। तो भाई मेरा सवाल ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन क्या उसमें यह भी हक मिल गया कि किसी की जमीन पर जाकर रुमाल रख दो? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। वक्फ बाय यूजर की भी बात की है कि कैसे 300-400 साल पुराने कागज लेके आएंगे, कैसे दिखाया जाएगा। ये सारे सवाल, कोई जजमेंट नहीं दिया है, मगर सरकार से सवाल पूछें जिसका जवाब देना पड़ेगा। यही न्यायिक व्यवस्था है। हम अनुरोध करते हैं देश के लोगों से कि हिंसा की तरफ न जाएं, इसी रास्ते से हल निकलेगा। इस बात मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का हक मतलब किसी की जमीन पर रुमाल रख देंगे? नहीं, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है? नहीं है। वो कह रहे हैं आर्टिकल 25 और 26 और आर्टिकल 14 की बात। तो यही रोक लग रही है ना कि भाई किसी की जमीन पर रुमाल मत रख दो। ये नहीं है। जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वक्फ की जमीन नोटिफाइड है उसको डी नोटिफाइड नहीं किया जाएगा। स्पष्टता होनी चाहिए देश के सामने। और एक लास्ट बात 10 सेकंड में, आप कह रही है नहीं संभल रहा है छोड़ दो, तो सब पे लागू होता है। मणिपुर छोड़ा था, 2002 में गुजरात छोड़ा था, ये कौन सी बात हुई? नहीं संभल रहा है छोड़ दो। सब लोगों ने छोड़ा क्या? सब आते हैं उसमें, जिस दिन सब आएंगे। नहीं मत छोड़िए, जिस दिन जनता को मन करेगा छुड़वा देगी, जिस दिन जनता को मन करेगा हटा देगी। नहीं, जनता डिसाइड करेगी ना। बिल्कुल जनता